हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आरपी सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स से, जो हमारे दैनिक जीवन या यूँ कहो कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जिस प्रकार का एग्जाम हो, सब में ये सहयोग करता है। ये तो है क्लास 11 से ही, लेकिन वास्तव में क्लास 12 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है क्लास 11 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, सदिश विश्लेषण, यानी यूं कहो कि वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण क्यों आवश्यकता पड़ा, क्यों आवश्यकता है, तो हम जानते हैं जैसा कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो बात करेंगे हम इसको एकदम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, एक छोटे छोटे पॉइंट से लेके पूरी बड़ी, यानी यूँ कहो कि पूरी चर्चाएं करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे। तो बात करेंगे, यानी जैसा नाम है सदिश विश्लेषण, तो हम समझते हैं सदिश क्या है। यानी सदिश, सदिश की इंग्लिश होती है वेक्टर। सदिश यानी वेक्टर। तो सदिश किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे, सदिश वह भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियां हमारी, या यूं को ऐसी भौतिक राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं परिभाषा छोटा सा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude with direction known as vector quantities, ये जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, यानी वह भौतिक राशियां जिन्हें, या व्हिच है, या जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो ऐसी राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हैं। तो ध्यान रहे, एग्जाम्पल के रूप में जैसा कि डिस्प्लेसमेंट आपका है, डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन। दूसरा वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जिसको हम वेग कहते हैं। तीसरा एक्सीलरेशन यानी त्वरण। और चौथा जो है वो फोर्स। इसके अलावा भी बहुत सी भौतिक राशियां हमारी सदिश राशियां होती हैं। तो सदिश राशियों के लिए जैसा हमने जिक्र किया है कि मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, तो सबसे बेसिक जो पॉइंट है ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण। परिमाण क्या होता है, तो ध्यान रहे, जब भी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके आंकिक वैल्यू में मापा जाए, या यूं कहो न्यूमेरिकली वैल्यू जो उसके साथ जुड़ी होगी, वो न्यूमेरिकली वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कहलाती है। जैसे 2 किलो, 4 किलो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यूं को 40 मीटर पर सेकेंड, या यूं को 10 न्यूटन। तो ये सब जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो उस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण है। अब जरूरी है ये तो परिमाण, उसके साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशाएं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो 10 न्यूटन तो आपका परिमाण है, लेकिन अब बात है उस बल का सदुपयोग किस हिसाब से कर रहे हो या किस डायरेक्शन में कर रहे हो,
तो जो उसकी दिशाएं होंगी 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग या 10 न्यूटन के अनुदिश, वो हमेशा उस बल की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो परिमाण के रूप में यानी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगी, आंकिक वैल्यू होगी, वो परिमाण को व्यक्त करेगी। अब रही बात किधर, तो किधर वो हमेशा डायरेक्शन की बात करेंगी। तो जब ऐसे सिचुएशन में हो कि परिमाण के साथ साथ दिशा की बात हो, तो ऐसी राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। या कहा जाए कि 10 न्यूटन का बल किसी पिंड पर पूरब की तरफ लगाया गया। ध्यान से देखिए, 10 न्यूटन का बल पूरब की तरफ लगाया गया। ऐसे सिचुएशन में 10 न्यूटन आपका परिमाण है, जो पूरब है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, इसीलिए वो दिशा यानी पूरब दिशा को व्यक्त करेगा और 10 न्यूटन वो परिमाण को। ऐसे सिचुएशन में जो 10 न्यूटन बल है वो हमारी सदिश राशि कहलाएगी। अब बात करें कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको हम प्रस्तुत कैसे करते हैं, तो ध्यान रहे जब भी किसी सदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो उस राशि के ऊपर एक तीर लगी होगी या यूं को एरो या बॉर्डर। तो हम कह सकते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण या यूं कहो कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हम प्रेजेंट करें। तो हमेशा जब भी बात होगी तो किसी सदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन हम उस राशि के ऊपर तीर लगा के करते हैं। तो तीर में भी 2 रहस्यमयी चीजें हैं। वो रहस्यमयी चीजें ये हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं तीर, यानी ये तीर है, तीर ही सदिश राशि की पहचान है। तीर या इसी को हम कहते हैं वर्णाग्र, या इंग्लिश में जैसा कि हमने कहा एरो। अब इस तीर में हमने कहा 2 रहस्यमयी चीजें हैं। जैसे तीर जब सदिश राशि को व्यक्त करता है या रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, तो इसमें भी 2 बातें होंगी। वो 2 बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा आपका डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, जो तीर की लंबाई होगी, यानी तीर की लंबाई लेंथ ऑफ द एरो, वो हमारा परिमाण को व्यक्त करेगा। यानी तीर की जो लंबाई है वो किस चीज को व्यक्त करती है, परिमाण को, यानी जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और जो दूसरा है तीर की दिशा, या यूं कहो कि तीर की नोक। जो तीर की नोक होगी वो हमारी दिशा को व्यक्त करेगी। और जब परिमाण और दिशा दोनों एक साथ होते हैं तो उसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। यानी दिशा की इंग्लिश होती है डायरेक्शन। ये है इनका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। अब इससे रिलेटेड हम छोटे से टॉपिक को और समझते हैं, जो इस चैप्टर के लिए हमारा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वो है आपका स्थिति सदिश, या यूं कहो स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो अगला हेडिंग बनाइए, स्थिति तथा विस्थापन सदिश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ध्यान रहे, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब भी किसी बस की पोजीशन अलॉट करनी होती है तो ऐसे सिचुएशन में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, या यूं को
एक निर्देश तंत्र लेते हैं। तो यहाँ जो हम निर्देश तंत्र मानते हैं एज ए कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल के रूप में, तो ये हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, तो एक्स वाई और इसका ओरिजिन पॉइंट वो है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही किसी वस्तु की पोजीशन अलॉट की जाती है। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु या कोई मूवमेंट पार्टिकल t1 समय में बिंदु P पर पहुंचा, यानी t1 समय में बिंदु P पर पहुंचा, तो उसकी पोजीशन जब भी हम अलॉट करेंगे तो हमेशा ओरिजिन पॉइंट से ही करेंगे, नहीं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पॉइंट से अलॉट करेंगे। तो ये R1 मान लेते हैं, तो R1 जो बनेगा वो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, यानी किसी कण का t1 समय में अगर वो बिंदु P पर पहुंचा है तो उसकी पोजीशन यानी उसकी जो स्थिति सदिश होगी t1 के रिस्पेक्ट में यानी बिंदु P की, वो R1 मान लेते हैं या मान सकते हैं। और t2 समय में वो कण, t2 समय में वो कण मान लेते हैं बिंदु Q पर पहुंचा, t2 समय में बिंदु Q पर और t1 समय में बिंदु P पर ये पहुंचा, तो इसके मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। ऐसे सिचुएशन में जब पार्टिकल आपका Q पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी पोजीशन फिर हम कहां से अलॉट करेंगे, हमेशा ओरिजिन पॉइंट से करेंगे, यानी मूल बिंदु से। ये इसकी डायरेक्शन होगी, जिसकी या यूं कहो बिंदु Q की जो स्थिति होगी यानी R2 मान लेते हैं, तो ये R2 जो होगा वो बिंदु Q का स्थिति सदिश कहलाएगा। R1 जो होगा बिंदु P के लिए स्थिति सदिश कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं स्थिति सदिश के रूप में अगर बात किया जाए, तो स्थिति सदिश अगर होगा बात किया जाए तो वेक्टर ऑफ OP, जिसको हमने मान रखा है वेक्टर ऑफ R1, अगर इसी का मॉड ले लिया जाए यानी मॉड ऑफ वेक्टर R1, तो वो क्या बताएगा R1, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को यानी परिमाण को, तो R1 दूरी पर यानी उसके मूल बिंदु से। और जो इसी प्रकार वो Q के लिए अगर बात करें तो वो वेक्टर ऑफ R2, और इसका भी मॉड अगर हम लेंगे ऐसे सिचुएशन में वो R2 के बराबर ही माना जाएगा। तो ये रहा आपका स्थिति सदिश, यानी किसी बस का किसी समय अंतराल में उसकी स्थिति को जब भी हम ओरिजिन पॉइंट से निर्धारित करते हैं तो उसी पोजीशन को हम स्थिति सदिश कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है आपका विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश की अगर बात करें तो इसके पहले हमने जब पढ़ा है विस्थापन, यानी जब भी कोई मूवमेंट पार्टिकल हो तो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो लेंथ होती है वही उसकी विस्थापन सदिश कहलाती है। तो यहां पर अगर बात करें हम, तो पार्टिकल आपका P पॉइंट से चला है, Q पॉइंट पे पहुंचा है, तो उसकी ये फाइनल पोजीशन है, उसकी वो इनिशियल पोजीशन है, तो PQ ही इसका स्थित सदिश होगा, PQ ही इसका स्थित सदिश होगा। तो हम कह सकते हैं कि PQ यानी वेक्टर ऑफ PQ इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकालते हैं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन आपका Q है, इनिशियल पोजीशन आपका P है। तो ऐसे सिचुएशन में बात करेंगे यानी वो Q यानी वेक्टर ऑफ OQ माइनस वेक्टर ऑफ OP। अब बात करें इसका मैथमेटिकल जो तरीका है, यानी PQ इज इक्वल टू कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो Q की पोजीशन R2 है यानी वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1, तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर बात करें PQ जो होगा वो इस पोजीशन में मूवमेंट पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1।
तो ध्यान रहे, ऐसे सिचुएशन में हमने मूवमेंट की जो डायरेक्शन मानी है यानी P से Q की तरफ, अगर इसी डायरेक्शन को बदल दिया जाए, इसी डायरेक्शन को बदल दिया जाए यानी Q से P की तरफ, तो फाइनल पोजीशन आपका P होगा, इनिशियल पोजीशन आपका Q होगा, तब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो R2 माइनस R1 के स्थान पे वेक्टर R1 माइनस R2 ही होगा, क्योंकि इस हिसाब से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन के हिसाब से यानी उसकी पोजीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी यानी R2 माइनस R1 को हो या R1 माइनस R2 को हो, दोनों सेम सेम होंगे। हम कह सकते हैं कि अगर बात किया जाए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ PQ जो होगी वो हमेशा मॉड ऑफ QP के बराबर ही होगी, यानी R2 माइनस R1 को हो या R1 माइनस R2 को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका PQ ही होगा। ये रहा यानी स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। आशा करते हैं आपके समझ में ये पॉइंट आया होगा। तो हम कह सकते हैं ऐसा भी R2 माइनस R1, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम सेम। तो यह हैं वेक्टर से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स। इसके अलावा भी और भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमने बताया कि बेसिक फंडामेंटल से हम सारी चर्चाएं करेंगे। वेक्टर जैसा नाम है, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विषय, सारी छोटी बड़ी बातें हम चर्चा करेंगे। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, और जरूरी है कि आप ध्यान से समझते भी रहिए। तो अगला जो हम टॉपिक बात करेंगे इसी से रिलेटेड है, वो है वेक्टरों के प्रकार। वेक्टरों के प्रकार, वेक्टरों के प्रकार, वेक्टरों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर कई प्रकार के हैं, जैसा कि पहला जो वेक्टर हम बात करेंगे यानी समान सदिश, समान सदिश, तो इंग्लिश में कहते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। जैसा नाम से ही कंफर्म है कि ऐसे सदिश जिनकी परिमाण और दिशाएं एक समान, ऐसे सदिश जिनकी परिमाण और दिशाएं एक समान हो, तो वे सदिश हमारे समान सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, यानी हम कह सकते हैं वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ सी, वेक्टर ऑफ डी। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वेक्टर ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ऐसे और भी हों तो सबको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसा परिभाषा इसका है कि परिमाण और दिशाएं दोनों एक समान हों, यानी समान हो, तो ऐसे सदिश हमारे समान सदिश कहलाते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका विपरीत सदिश, विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, नाम से ही कंफर्म है विपरीत सदिश, यानी ऐसे सदिश या यूं कहो वह सदिश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, तो ऐसे सदिश हमारे विपरीत सदिश कहलाते हैं। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये है आपका वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए। ऐसे सिचुएशन में इनकी मैग्नीट्यूड तो समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट, तो ऐसे सदिश हमारे
विपरीत सदिश कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी परिमाण में तो समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, यानी ये माइनस, ये कंडीशन होल्ड करेगा। इसके अलावा हमारा जो तीसरा है वो है एकांक सदिश, एकांक सदिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो वह सदिश जिनका परिमाण एक हो, वह सदिश जिनका परिमाण एक हो, तो ऐसे सदिश हमारे एकांक सदिश कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, सॉरी, ये एकांक सदिश लिखने का दूसरा पैटर्न है। पैटर्न का मतलब इसको हम पढ़ते हैं ये कैप, ये कैप, नहीं तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। ऐसा इसका परिभाषा है, ये ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। तो एकांक सदिश रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ये कैप अगर है तो एकांक सदिश लिखने का पैटर्न है, और ये हमने जो मॉड लगाया है ये परिमाण है। तो एकांक सदिश का जो परिमाण है वो 1 के बराबर होता है। अब इसका इन फंक्शनल लिखना चाहें, इन फंक्शनल तरीके से कैसे और लिखा जा सकता है इन फंक्शनल, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये ध्यान रखिएगा, इस पे काफ़ी हद तक छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं। तो जब भी इसका पैटर्न की बात करो फंक्शनल तरीके से, तो वो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, किसी एकांक सदिश को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आशा करते हैं ये पॉइंट्स आपके समझ में आया होगा। जो वेक्टर एनालिसिस का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स भी कह सकते हैं, तो हर पॉइंट्स आपके समझ में आना चाहिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा पॉइंट अभी एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एकांक सदिश समझ में आया होगा आप लोगों को। जो अगला टाइप है वो है लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश, एकांक सदिश, या यूं कहो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जरूरी है समझना लंबकोणीय, यानी लंबकोणीय हम कैसे समझे। तो जैसा कि हमने बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो हमने कार्टेशियन प्लेन माना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो तीनों निर्देशांक हैं वो एक दूसरे से 90 बनाते हैं, इसीलिए उनको हम कह सकते हैं लंबकोणीय निर्देशांक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको परिभाषित करेंगे। यानी ये मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये इनका रहा ओरिजिन पॉइंट। तो किसी तल में या यूं कहो किसी समतल में तीनों निर्देशाक्षों के अलावा जो एकांक सदिश होते हैं उन्हीं को हम लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। तो तीनों निर्देशाक्षों के अलावा यानी एक्स के अलावा अगर बात करें
तो यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यूनिट वेक्टर ऑफ जे, यूनिट वेक्टर ऑफ के, यानी एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ऑफ आई, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ऑफ जे, जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ऑफ के। तो वेक्टर आई या यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यूनिट वेक्टर ऑफ जे या यूं को यूनिट वेक्टर ऑफ के, ये तीनों जो होंगे एकांक सदिश लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं जो लंबकोणीय एकांक सदिश हैं, यानी लंबकोणीय एकांक सदिश, एकांक सदिश के रूप में जो यहाँ है वो वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, या यूं कहो यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यूनिट वेक्टर ऑफ जे, यूनिट वेक्टर ऑफ के, ये लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसमें दिख रहा है एकांक सदिश। जैसा अभी इसके पहले हमने पढ़ाया, एकांक सदिश के लिए क्या जरूरी है कि उस सदिश का मापांक या यूं कहो कि मॉड या यूं कहो कि परिमाण सदैव 1 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के, हमेशा 1 के बराबर ही होगा। तो आई जे के आपके लंबकोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट था, ये पांचवा आपका शून्य सदिश, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होते हैं, यानी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो लेकिन उसकी दिशा अनिश्चित हो, तो ऐसे सदिश हमारे शून्य सदिश कहलाते हैं। यानी यूं कहो कि मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे शून्य सदिश कहलाते हैं। तो ये थे जो हमने 5 टाइप्स बताए हैं, वो सदिश के प्रकार ही हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अभी, और हम बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट या यूं को बड़े बड़े फार्मूले ड्राइव करेंगे या यूं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन वो सब सीखने से पहले ये बेसिक फंडामेंटल आपको आना ही चाहिए। अब बात करते हैं वेक्टरों का जोड़ना, या यूं कहो कि सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना, यूं कहो एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का जोड़ना। तो सदिशों को जोड़ने का जो तरीका है वो 2 तरीका है, या यूं कहो सदिशों को जोड़ने के लिए 2 मेथड हैं। नंबर पहला जो है वो है ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। पहला जो नंबर है वो ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसको हम कहते हैं ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि। और जो दूसरा इसका है, दूसरा जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि, या इसी को हम कह सकते हैं गणितीय विधि, यानी मैथमेटिकल टाइप। तो ये 2 तरीके से हम किन्हीं 2 सदिशों को, या 2 कहो या 2 से अधिक कहो, उन सदिशों को हम बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो ज्यामितीय तरीके से जोड़ेंगे, दूसरा जो है उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। तो ये दोनों चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
आशा करते हैं कि जो आज का वीडियो रहा वो आपको समझ में आया होगा, और ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। ये दोनों मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।